ट्रम्प, वॉर एंड ऑयल। जी हाँ, ये है पूरी स्टोरी जो अभी वर्ल्ड में चल रहा है। इस समय क्या हो रहा है कि ऑयल पहुंच चुका है $110 और 110 वाला ऑयल लास्ट टाइम 110 का पहुंचा था, या 2008 में ₹140 था। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे दे ऑयल के बिना पूरे वर्ल्ड का काम नहीं चल रहा था। ऑयल हो जाएगा $200-500 और आज वैसा ही माहौल बन रहा है। यहाँ तक मैं ये कहूँगा कि ज़रा आप सोचिए कि कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले की बात है, जब सिल्वर में क्या माहौल था, 4 लाख रुपए सिल्वर हो गया है। और क्या कह रहे थे, सेमीकंडक्टर में सिल्वर लगेगा, अरे इधर सिल्वर लगेगा, इधर सिल्वर लगेगा, सिल्वर मिलेगा नहीं। क्या हुआ सवा सिल्वर का? वैसा ही कुछ माहौल उस समय हो गया था जब $140 था कि $200-500 हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हुआ, 40, 50, $60 के आसपास ये क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, और ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी सप्लाई है। अब पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है उसमें क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ आज क्या होता है कि कई कंट्रीज जैसे रशिया, ईरान, वेनेजुएला, यहाँ पर यहाँ पर क्रूड ऑयल को बेचने पर सैंक्शन लगा हुआ है। यानी कि ये बाजार में क्रूड ऑयल नहीं बेच सकती, या ये कहते हैं कि कुछ लिमिटेड कंट्रीज ही क्रूड ऑयल बेच सकती है। ये 3 कंट्री जो मेजर प्रोड्यूसर है वो नहीं बेच सकती है। आखिर $110 तो हो गया है। क्यों? क्योंकि इनको इनकी सप्लाई नहीं आ रही है। यदि इनकी सप्लाई नहीं आ रही है, $110 हो गया है, तो ये अपना माल ऐसा तो है नहीं बेचेंगे नहीं। ये यदि इनको तो $60 में बेचने, $60 में बेचने में पोसा रहा है। यदि ये $60 में बेचना चाहते हैं और इनका बाजार भाव 110 कर दिया, उनसे इन्हें क्या लेना देना यदि इनका माल 60, 70, $80 में बिक जाए तो। और ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आज हजारों टैंकर्स, टैंकर्स तो नहीं कहूँगा मैं, शिप कहूँगा, जो इनको लोड करके लेके जाते हैं, वो कहाँ पड़े हैं? नंबर 1 मेडिटेरियन सी, यानी कि जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, पर्शियन गल्फ जिसे कि फारस की खाड़ी भी कहते हैं, और तीसरा इंडियन ओशन जिसे जिसे हिंद महासागर भी कहते हैं। इन 3 जगह पर ये शिप पड़े हैं, और ये किसका इंतजार कर रहे हैं? ये अपने ग्राहक का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसा कि हम सब सुनते हैं कि ईरान ने अपने रास्ते पर, रास्ते मतलब कि वर्ल्ड में 4 रास्ते हैं जहाँ से ये शिप गुजरते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट ऑफ हरमास, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुएज का कनाल और बाबा एल मदाम। ये 4 ऐसे रास्ते हैं जहाँ से निकल के जा रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि मेन बायर कौन है पूरे वर्ल्ड में? चाइना, इंडिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये जो तीनों लोग हैं, ये वहाँ जाकर शिप से माल परचेज करते हैं। चूँकि चाइना का या इंडिया का या इनके इनके शिप को अलाउड होता है, तो वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो शिप में खड़े होते हैं, इस तरह से खड़े होते हैं कि हमारा माल ले लो और हमारा माल ले लो। यानी कि ये अपने जीपीएस को ऑफ करके वहाँ खड़े होते हैं, और जब वहाँ खड़े होते हैं तो वहाँ शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफ़र होता है, और जब ऑयल ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो माल अपने यहाँ इंडिया में या चाइना में या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आता है। इसे हम शैडो फ्लीट भी कहते हैं। इस तरह से शिप टू शिप ट्रांसफ़र होकर ये बताया जाता है कि ट्रांसफ़र होने के बाद में ये ऑयल इन 3 कंट्री से लेके नहीं आए हैं। तो आपको कैसा लगा? क्या ये ऐसा हो सकता है? हम लोकल लेवल पे तो हमें जब कुछ ऐसा करना होता है तो हम जानते हैं कि हम इस तरह का काम कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी इस तरह से काम होता है। इससे क्या हो रहा है? नंबर एक ये जो 3 कंट्रीज है उनका माल बिक रहा है। नंबर दूसरा कि यहाँ पर एक मीडिएटर का रोल बीच में आ रहा है। वो इन कंट्रीज के शिप से माल शिप टू शिप ट्रांसफर करके और अपने कंट्रीज में या जहाँ इनको बेचना होता है वहाँ अपना ब्रांड लगाकर या अपना नाम लगाकर माल बेच लेते हैं। इसमें इनको कितना फायदा हो रहा है जरा हम देखें। तो यदि $110 का भाव मान लेते हैं और अभी इनका भाव 70 या $80 का मान लेते हैं, तो $30 का फायदा हो रहा है। ये मान के चलिए कि इनके सेलिंग प्राइस का या जितने का माल है उससे 30% का फायदा इस मीडिएटर को हो रहा है। और इस कारण से ये मीडिएटर ये चाहते हैं कि ये वार रुके नहीं और ये रास्ता इसी तरह से ब्लॉक रहे, क्योंकि एक शिप में लगभग 500 करोड़ रुपए का इनको फायदा हो रहा है। जैसा कि इनपुट हमें मिल रहा है कि ऐसे 1500 से 2000 शिप सी में खड़े हुए हैं, और इस तरह के बिजनेस का 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस हो रहा है। जरा सोचिए ये ब्लैक का माल व्हाइट का लेवल लग के किस तरह से हमारी कंट्रीज में पहुंच रहा होता है। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वारबंदी हो और हमारा बिजनेस इस तरह से चलता रहे। यदि इनका बिजनेस इस तरह से चला रहा तो पूरे वर्ल्ड में हमेशा ये टेंशन अगले 1 2 3 साल तक बना रहेगा, जब तक कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल जाए। ऐसा ही कुछ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ कि जब 140 $40 2008 में हुआ था, तब भी इस तरह से ब्लैक का माल इंडिया में आया करता था और इस तरह का काम हुआ करता था, और वही काम अभी बड़े लेवल पे यानी कि 15-20 लाख करोड़ रुपए साल का होने लगा है। आपको क्या लगता है, क्या ये इस तरह से होना सही है या गलत है? यदि ये आपके पास माल नहीं आएगा तो सोचिए आपके यहाँ पेट्रोल का भाव क्या होगा?
अभी तो जब तक सरकार पेट्रोल का दाम कम कर रही थी या क्रूड ऑयल कम हो रहा था, तब तक तो आपके पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये क्रूड ऑयल बढ़ने लग गया, आपके पेट्रोल पंप में पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। यदि ये सप्लाई भी नहीं आएगी तो सोचिए क्या भाव हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए कि किसी भी तरह से ये माल आ रहा हो तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो कुल मिला के जिस तरह की ये सिचुएशन वर्ल्ड में बन रही है, उस तरह से एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय बुल ऑपरेटर्स के लिए पैसा कमाने का शेयर बाजार में तरीका नहीं है। हाँ, भर के पैसा कमा रहे हैं शॉर्ट ट्रेडर्स। एक बात ये ध्यान रखिए कि हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना सीखा है कि बाई एंड फॉरगेट, बाई एंड होल्ड। लेकिन जो बाजार में ट्रेडर्स हैं, वो दूसरे तरीके से भी पैसा कमाते हैं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर्स हों, चाहे शॉर्ट सेलर्स हों। दूसरे लोग भी तो बाजार में हैं, उनको भी तो कमाना चाहिए ना। तो ये उनके कमाने का टाइम है, हमारे लिए शांति से बैठने का टाइम है। एक बात मान लें, इस समय कोई भी सपोर्ट होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात है, किसी भी रिलीफ रैली पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जब जापान और कॉस्पी जैसे मार्केट 7-8% एक दिन में टूट सकते हैं, जैसे मेच्योर मार्केट भी, तो हमारा तो निफ्टी बहुत कम टूटा है। इसका मतलब हमारे निफ्टी को ऑलरेडी कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाई ऑन डिप, ये वॉर इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मेरा ऐसा मानना है, कोविड या वॉर इन्वेस्ट बेस्ट टाइम हो सकता है यदि हमें उसके आगे का रास्ता नजर आ रहा हो। आज यदि हमें नजर आने लग जाए कि वॉर में कौन जीत रहा है, तो शायद रास्ता क्लियर होगा और किनारे पर जब वॉर होगा तो डेफिनेटली बाजार ठीक हो जाएगा। कोविड टाइम पे ही कह रहे हैं कि दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोविड के टाइम पर 10% बाजार टूटा तो क्या अच्छा टाइम था? 20% टूटा तो अच्छा था? 25 टूटा, 30 टूटा, 35 टूटा, 40 टूटा, किस टाइम पे अच्छा टाइम था? अभी तो बाजार उस समय 40% टूटा था और अभी तो बाजार 10% अपने टॉप से टूटा है। क्या पहले दिन ही आप ये कहने लग जाएंगे कि 10% टूटना भी अच्छा है? ये वही लोग कह सकते हैं जो 2020 के बाद में आए, उन्होंने 10% से ज़्यादा बाजार को टूटते हुए नहीं देखा है। ये टाइम ब्रेव होने का नहीं है, बल्कि शांति से अपने पैसे को बचा के रखने का टाइम है। वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2 चीज़ बताई थी कि 3 दिन हो गए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बाजार बंद हो गया, तो यहाँ से एटलीस्ट 10% तो टूटना चाहिए। और आज तो चौथा दिन है, चौथे दिन में आप देख लो क्या हाल हुआ है। बाजार में पैसा कमाने के बहुत टाइम आते हैं जब बाजार ट्रेंडिंग होता है। जैसे इस समय ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, तो इस समय शॉर्ट सेलर्स के लिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा टाइम है। तो जिस समय बायर के लिए ट्रेंडिंग होगा तो उस समय पैसा कमाने का चांस होगा। हर समय ब्रेव बनने की, बहादुर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपने बॉटम पे भी परचेज कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा कमाएँगे। हो सकता है कि आप अच्छा पैसा कमा लें, लेकिन यदि आप ट्रेंडिंग बाज़ार में करेंगे, तो आपको इमीडिएटली अच्छा पैसा बनेगा। ये आपका गेस्टेशन पीरियड कम हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। इस समय अपने पैसे को ध्यान से बचा के रखने में ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, या पैसे को सेफ रखना ज़रूरी है। कुल मिला के यदि हम देखें तो 3 तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होते हैं। नंबर 1 तो ट्रेडर्स हो गए, जो ट्रेडर ट्रेड करते रहते हैं, उनके लिए शॉर्ट सर्किट पैसा कमाने वाला टाइम है इस समय। नंबर दूसरे हो गए इन्वेस्टर्स, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन लोगों के लिए यदि उनके पोर्टफोलियो में 70% से ज़्यादा लॉस वाले स्टॉक है, तो इसका मतलब उनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, उनको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और दूसरा, जो इन्वेस्टर्स यदि प्रॉफिट में पोर्टफोलियो है और अच्छे विनर्स स्टॉक ही उनके रख रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर वो अपने वर्स्ट स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक 10% से ज़्यादा टूटा हुआ है, इसका मतलब वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, वो पहले ही एग्जिट हो जाना चाहिए, जैसा कि इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। और यदि है तो आपको उससे सावधान होने की जरूरत है। इस समय हार्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और इस तरह का डिसीजन लें। तीसरे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। वो बाई एंड होल्ड टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, रियल इन्वेस्टर होते हैं। वो यदि इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। रीज़न कि वो हर 1000 पॉइंट की टूटत पर 10-20% जो टोटल इनको इन्वेस्टमेंट करना है उसका 10-20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज जैसे आज 24,000 के नीचे आ गया तो यहाँ 20% पैसा डाल सकते हैं। 23,000 के नीचे 20%, 22 के नीचे 20%, 21 के नीचे 20%, इस तरह से 5 टुकड़े बनाकर 20-20% हिस्सा डाल सकते हैं। उनके लिए ये बेस्ट टाइप हो सकता है। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं? क्या आप म्यूचुअल फंड और साथ में डायरेक्ट इक्विटी भी करते हैं? तो म्यूचुअल फंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में स्टॉक को होल्ड करना बहुत रिस्की हो जाता है। रीज़न ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बुल रन में वो स्टॉक चलेंगे जो आपके पास है। यदि ऐसा होगा तो आपको उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम इसमें आपकी मदद करे, तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भरिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपके लिए आपका पोर्टफोलियो बना के देगी। ये मान के चलें कि एमफी सिर्फ इसलिए नहीं कहती है कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड वास्तव में सही है यदि आप उसको ढंग से यूज करें, तो वही हम काम करेंगे आपके साथ। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ये इनपुट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।